हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 1 की थी। अगर किसी भी दोस्त को प्रश्नावली 1 कक्षा 10 की प्रश्नावली 1 में कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम उनका सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे। आज हम प्रश्नावली 2 पढ़ रहे जिसका नाम है बहुपद। बहुपद ऐसा पद जिसमें एक से ज़्यादा पद हो। जैसे बहुपद में सबसे पहले आता है रैखिक बहुपद। बहुपद में सबसे पहले आता है रैखिक बहुपद। अच्छा, रैखिक बहुपद क्या होता है? फिर होता है द्विघात बहुपद, फिर आता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद कोई भी बहुपद बनता है वो उसकी घातों के आधार पर बनता है। किसी भी बहुपद की घात हमेशा प्राकृत संख्या ही हो सकती है। बहुपद क्या होता है? जिस पद की घातें हमेशा प्राकृत संख्या हो वो बहुपद कहलाता है। तो सबसे पहले हमें देखना है बहुपद की घात क्या होती है। ये सब इस चैप्टर में सीखेंगे। इस चैप्टर में हमें बहुपद की घात क्या होगी, हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों। बहुपद की घात क्या होती है? जो सबसे बड़ी घात होती है किसी भी बहुपद में, जो सबसे बड़ी घात होती है, सबसे बड़ी घात होती है, उसे ही हम बहुपद की घात कहते हैं। सबसे बड़ी घात को ही बहुपद की क्या कहा जाता है? घात। जैसे इसमें बहुपद की घात क्या होगी? तो बहुपद की घात होगी 3। इसमें बहुपद की घात क्या होगी? 3। अच्छा, इसमें बहुपद की घात क्या होगी? 4x की घात 100 माइनस x की घात 120 प्लस x बराबर 0। तो इसमें बहुपद की घात है वो हो जाएगी। इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है? 120 है। यहाँ 100 है या 120 है, तो सबसे बड़ी घात हो जाएगी इसकी 120। इसलिए बहुपद की घात भी क्या हो जाएगी? 120 हो जाएगी। इसमें बहुपद की घात भी क्या हो जाएगी? 120 हो जाएगी। बहुपद की घात के बारे में पता चल गया। तो जिस बहुपद की घात 1 होती है, एक घात हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 2x प्लस 3, 4x माइनस 5, ये कहलाता है बहुपद की रैखिक बहुपद। क्यों? क्योंकि इसमें बहुपद की घात है वो 1 है। द्विघात बहुपद क्या होता है? जिसमें घात 2 हो। घात कितनी हो? 2 घात वाला बहुपद। 2 घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद। इसका अगर एग्जाम्पल लिखें तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इसमें जो हाईएस्ट घात है वो कितनी है? 2। और त्रिघात बहुपद में हाईएस्ट घात कितनी होनी चाहिए? 3। देखो, रैखिक बहुपद में तो घात 1 होती है, द्विघात बहुपद में घात 2, और त्रिघात बहुपद में घात कितनी होगी? घात होगी इसमें 3। जो 3 घातों वाला बहुपद है वो क्या कहलाता है? त्रिघात बहुपद। क्या कहलाता है? जैसे इसको हम त्रिघात बहुपद कहेंगे क्योंकि इसमें जो घात है हाईएस्ट वो कितनी है? 3 है। हाईएस्ट घात 3 है, इसलिए इसे त्रिघात बहुपद कहा जाएगा। आगे है, इस चैप्टर में हमारी सिर्फ द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपदों को सॉल्व कैसे करना है? द्विघात बहुपद को शून्य कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो आपको द्विघात बहुपद के शून्य, अच्छा, ये शून्य क्या होता है? शून्य होता है किसी भी द्विघात बहुपद में अगर जैसे x है, ऐसा कोई मान रखना कि इसका उत्तर है वो क्या आ जाए? ऐसा कोई मान रखना कि इसका उत्तर 0 आ जाए। क्या आ जाए? 0। तो वो x के मान बहुपद का शून्य कहलाता है। यानी
पी ऑफ एक्स है, अगर इस एक्स का मान कुछ ऐसा रखेगी इसका मान 0 हो जाए तो ये इसका क्या कहलाता है, शून्यक। पी ऑफ एक्स क्या होता है, पी ऑफ एक्स होता है जैसे कोई सा भी समीकरण एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स का कोई ऐसा मान रखे कि इसका मान क्या हो जाए, इसका मान 0 हो जाए, तो ये ही इसका क्या कहलाता है, शून्यक। ये एक्स का मान ही क्या कहलाता है, शून्यक। जैसे पी ऑफ एक्स में अगर हम रखें 2x प्लस 3, अगर एक्स का मान हम क्या रखें ऐसा कि इसका मान 0 आ जाए, इसमें एक्स का मान क्या रखें कि इसका आंसर क्या आ जाए, 0, तो इसके लिए हमें इसको 0 कर देंगे। 2x प्लस 3, ये 3 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो -3 बराबर 2x, और x का मान आ जाएगा हमारे 2, 3 -3 बटा 2, यानी x का मान अगर हम -3 बटा 2 रखेंगे इसमें तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब इस समीकरण में, ये रैखिक समीकरण है, इसका शून्य क्या होगा, -3 बटा 2, इसका क्या हो जाएगा, शून्यक। शून्य क्या होता है, ऐसा कोई सा भी मान जिसका उस समीकरण में रखने पर आंसर 0 आ जाए वो उसके क्या कहलाते हैं, शून्यक। बताओ रैखिक समीकरण में कितने शून्यक होते हैं, तो इसमें घात 1 होती है, जितनी घात होती है उतने शून्यक निकलते हैं, इसलिए इसमें 1 शून्यक आएगा। और द्विघात बहुपद में 2 शून्यक हो सकते हैं, द्विघात बहुपद में 2 शून्यक, और त्रिघात बहुपद में इसमें 2 शून्यक, और त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक आएंगे। त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक हो सकते हैं, अधिकतम 3। कभी कभी आप कहोगे सेम शून्यक आ जाते हैं 2, कहने को ये 2 शून्यक होता है लेकिन हम इसको 1 भी बोलते हैं, लेकिन अगर दोनों शून्यक सेम भी आ सकते हैं, द्विघात में भी और त्रिघात में भी। अब एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, द्विघात समीकरण का एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपकी प्रश्नावली 2.2 का है। x² - 2x - 8, x² - 2x - 8, इसका हमें शून्यक निकालना है, इसके शून्यक निकालने के लिए हम गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे। कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, आज सबसे पहले तो इसमें गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे। गुणनखंड विधि सीखने के बाद हम इसको और किस विधि से सोल्व कर सकते हैं, इसको हम श्रीधराचार्य विधि से भी सोल्व कर सकते हैं। इसके अलावा इसको पूर्ण वर्ग बनाकर भी हम सोल्व कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि। द्विघात समीकरण के शून्यक निकालने की टोटल 3 विधियां हैं। पहली है गुणनखंड, दूसरी है श्रीधराचार्य, और तीसरी है पूर्ण वर्ग बनाकर। गुणनखंड विधि है वो हमने 9th क्लास में भी पढ़ी है, तो इससे तो हम अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। ये पूर्ण वर्ग और श्रीधराचार्य आपको अब सीखनी है। तो सबसे पहले हम इसको सबसे पहले इसके गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। जो विधि का नाम रहेगा हमारे वो है गुणनखंड विधि। विधि का नाम क्या है, गुणनखंड विधि। विधि कौन सी है, गुणनखंड विधि से सॉल्व कैसे किया जाएगा, किसको, द्विघात समीकरण को। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपको ये देखना है ये x² है, ये -2x है, ये -8 है। तो इसमें सबसे पहले पीछे क्या लिखा हुआ है, -8, और आगे क्या लिखा हुआ है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप कहोगे 1 लिखा हुआ है, क्योंकि जिस संख्या के आगे कुछ नहीं होता है उसके हम 1 से गुणा कर सकते हैं। और बीच में क्या है, बीच में -2,
यानी आपको ऐसे दो टुकड़े बनाने कि गुणा करने पर तो -8 आए और प्लस माइनस करने पर -2 आए। तो ऐसे टुकड़ा एक तो 4 होगा और एक 2। इसमें अब प्लस का कौन सा होगा, माइनस का कौन सा होगा? इसको माइनस का करते हैं, इसको प्लस का करते हैं। तो प्लस माइनस माइनस जोड़ने पर -2 आ रहा है क्योंकि बड़ी संख्या है। इसको गुणा करेंगे तो जो आंसर है वो -8 आ जाएगा। दोबारा देख लीजिए, इसको दोबारा समझा देते हैं। इसमें एक्स स्क्वायर का आगे क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर का आगे लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर का आगे क्या लिखा हुआ है? इसका आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम क्या मानेंगे? 1, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद में एक्स स्क्वायर के आगे 1 है और संख्या कौन सी है? -8। ये ली कैसे? ये अगर आप पूछोगे तो एक आदर्श द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + c। हमें a और c को तो गुणा करना है और बीच वाली संख्या में जो आए उसे जोड़ या बाकी हटना है। तो ये तो -2 ही है और ये हो जाएगा -8। अब -8 के आपको टुकड़े करने हैं, यानी 8 के ऐसे टुकड़े करने कि गुणा करने पर 4 आ जाए। तो 1 और 8 भी होता है, 2 और 4 भी होता है, लेकिन इसके साथ ये माइनस का आना चाहिए, तो दोनों में से एक माइनस का हो जाएगा। अब ये माइनस के 2 बचने चाहिए। इस पोजीशन में तो -2 बचेगा ही नहीं। इसमें -2 + 4 करेंगे तो ये माइनस का 2 नहीं बच के किसका बच जाएगा? प्लस का 2। इसलिए इसको प्लस करेंगे और इसको माइनस, तो -4 गुणा -2 की जगह क्या हो जाएगा? +2। और इसको करेंगे तो -8 हो जाएगा। और अब अगर हम जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ी संख्या माइनस की है, इसलिए ये -2 आ जाएगा और यही हमें निकालना था। तो इसके जो टुकड़े हो जाएंगे वो एक तो हो जाएगा -8, -4 टुकड़ा हो जाएगा और एक +2। तो हमें ये लिखना है x² - 4x + 2x और -8। ये कहाँ पे लिखना है? इसकी जगह लिखना है, -4 और +2। अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा? यहाँ से कॉमन x आ जाएगा, तो x -4 बच जाएगा। यहाँ से +2 कॉमन लिया तो x -4 यहाँ बच जाएगा। ध्यान रखना, कॉमन लेने के बाद ये दोनों संख्याएं बराबर आनी चाहिए। यहाँ पे भी x -4 है, यहाँ पे भी x -4 है। इसका मतलब हमने जो ये टुकड़े किए थे, जो कॉमन लिया था वो सही है। अब यहाँ से x -4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? x + 2। और इसके शून्यक निकालने हैं तो इसको बराबर 0 रखेंगे, तो एक तो x -4 बराबर 0 और एक बार हो जाएगा x + 2 बराबर 0। x में ये माइनस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का, और ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा? माइनस का। इसके 2 शून्यक निकल गए, एक तो -2 और एक +4। अब इसके हम अगर जांच करेंगे, अब अगर हम इसकी जांच करेंगे तो वो कैसे करेंगे? तो जांच के लिए अगर हमें इसकी जांच करनी है तो जांच में शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, बस इसकी जांच करनी है। शून्यकों का योग यानी अल्फा + बीटा, इसका मान होना चाहिए -b/a। और जो शून्यकों का गुणनफल है वो कितना होना चाहिए? शून्यकों का गुणनफल और शून्यक कौन कौन से होते हैं? अल्फा और बीटा। अल्फा गुणा बीटा, इसका मान होना चाहिए c/a। अल्फा और बीटा, अल्फा कितना आया था हमारे पास? 4 और बीटा कितना आया था? -2। तो 4 ये प्लस का है माइनस का, तो जो हमारा आंसर बचेगा ये 2 बच जाएगा। इधर b का मान कितना है? b का मान है -2 और c का मान कितना है? c का मान है 1। ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो इधर भी क्या बच जाएगा? 2।
यानी शून्यकों का योग तो हमारे बराबर आ गया। अब गुणनफल देखना है तो अल्फा है कितना, अल्फा कितना है 4 और बीटा है -2। सी का मान कितना है, सी का मान है -8 और ए का मान कितना है 1। 4 को 2 से गुणा किया तो -8 बराबर -8। ये हमारा आंसर हो गया। अब जांच भी हमारी सत्य हो गई कि हमने जो गुणनफल निकाले थे वो सही था। अब अगर आपको किसी भी द्विघात समीकरण के शून्यक निकालने में दिक्कत हो या जांच करने में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो प्रश्न लिख सकते हैं, उसका आंसर हम बिल्कुल आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। कुछ भी दिक्कत हो आपको, 10वीं की किताब में कुछ भी दिक्कत हो, कोई भी प्रश्न में अगर आपको डाउट हो तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसका आंसर देने की पूरी ट्राई करेंगे। अब इसके आगे हम चलते हैं तो एक और द्विघात समीकरण ले लेते हैं जो कि आपकी ही किताब में से है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 -4s प्लस 1। अब सबसे पहले हमें एक का मान, इन दोनों को क्या करेंगे गुणा, तो ये है 4 और ये है 1, इन दोनों को गुणा किया तो कितना है 4, बीच में -4। ये ऐसी संख्या बताओ जिनके गुणा करने पर भी 4 आए और जोड़ने पर भी -4 आए। तो ऐसे टुकड़े होंगे 4 के 2 और 2 गुणा करेंगे तो 4 होगा, दोनों माइनस के कर देंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये आंसर भी आ जाएगा और गुणा करने पर ये आंसर भी आ रहा है। तो इसके जो टुकड़े होंगे -2 और -2 हो जाएंगे। तो 4s स्क्वायर माइनस क्या हो जाएंगे -2s फिर -2s प्लस 1। अब यहाँ से जो कॉमन आएगा वो आ जाएगा 2 है और s है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2s और यहाँ से 2s कॉमन आ गया तो -1। यहाँ से -1 कॉमन आएगा तो यहाँ बच जाएगा 2s, ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा -1। देख लो ये दोनों सेम आ गई। ध्यान रखना ये कोष्टक में जो संख्या आएगी वो हमेशा सेम आएगी, कोष्टक में जो भी संख्या आएगी वो सेम आएगी। अब यहाँ से 2s -1 कॉमन लेंगे, 2s -1 कॉमन लिया तो यहाँ पे बच जाएगा 2s -1। अब इन दोनों को किसके बराबर रखना है 0 के बराबर। 2s -1 को किसके बराबर रखना है 0 के बराबर रखना है। इसको भी 2s -1 बराबर 0। यहाँ से 2s -1 है तो ये प्लस का हो जाएगा तो s का मान कितना हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार ये हो जाएगा 2s बराबर 1, माइनस का इधर प्लस में आ गया और s गुणा में है तो किस में चला जाएगा भाग में। ध्यान रखना किसी भी संख्या के अगर आगे आपको किसी भी संख्या के अगर आगे चिन्ह पूछे और चिन्ह वो लगाया हुआ नहीं है तो हमेशा चिन्ह प्लस का आएगा। किसका चिन्ह आएगा प्लस का। शर्त क्या है कि वो चिन्ह आगे लगाया हुआ होना नहीं चाहिए। किन्हीं भी संख्या के बीच में अगर आपको चिन्ह पूछे और वो लगाया हुआ नहीं है, चिन्ह क्या होना चाहिए लगाया हुआ नहीं होना चाहिए, तो बीच में हमेशा चिन्ह गुणा का आएगा। जैसे बताइए इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह लगाया हुआ नहीं है तो हमने इसमें क्या माना था गुणा का चिन्ह है, और आगे चिन्ह किसका माना जाए। जैसे ये अगर आप कहो ये दोनों प्लस के या माइनस के, 1/2 प्लस का या माइनस का लगाया हुआ है, नहीं लगाया हुआ है तो ये किसका है प्लस का, और लगाया हुआ है तो वही चिन्ह बोलेंगे जो लगाया हुआ है। अब हमने ये दूसरा क्वेश्चन कर लिया। अब इस क्वेश्चन में और भी है, जिसमें क्वेश्चन में आपको दिक्कत आए वो आप पूछ सकते हैं। इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं 5वां t² - 15। 5वां क्वेश्चन है t² - 15। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यहाँ से टुकड़े वगैरह कुछ करना नहीं है। इसको पहले 0 के बराबर रखेंगे तो t² बराबर हो जाएगा 15, t का मान हो जाएगा √15।
यहाँ से स्क्वायर रूट लगाते तो ये प्लस माइनस दोनों का होता है। जांच करेंगे तो जांच में आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा रूट 15 है, और बीटा कितना है, बीटा भी रूट 15 है, लेकिन एक प्लस का और एक माइनस का। ये प्लस का लिया तो ये किसका लेंगे, माइनस का ले लेंगे। ये ले लेंगे माइनस का रूट 15। ये प्लस किया, बी का मान कितना है, यहाँ बी है ही नहीं। बी क्या होता है, जो टी का गुणांक है वो 0 है और सी का मान 1 है। ये 15 प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, रूट 15 और रूट 15। ये प्लस माइनस किस में बदल गया, माइनस में बदल गया। 15 में से 15 माइनस किया तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। 15 में से 15 माइनस किया तो क्या बचेगा, 0। और ये 0 में 1 का भाग देंगे तो भी 0 आ जाएगा। शून्यकों के योग की जांच हो गई है। अब हमें शून्यकों के गुणांक की जांच करेंगे तो अल्फ़ा गुणा बीटा होता है, जो होता है सी बटा ए। अल्फ़ा गुणा बीटा क्या होता है, सी गुणा ए। अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा है रूट 15। अल्फ़ा कितना है, रूट 15, और किसका है, प्लस का। और बीटा कितना, माइनस रूट 15। दोनों को गुणा करेंगे तो रूट से तो रूट कट जाएगा, कितना हो जाएगा 15, और प्लस माइनस क्या बचेगा, माइनस। यहाँ सी का मान कितना है, सी का मान है -15, और ए का मान कितना है, 1। तो ये हमारी जांच पूरी हो जाएगी, दोनों बराबर होगी, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगर आपको इस पहले पर्सन में कोई से भी क्वेश्चन में दिक्कत है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो क्वेश्चन समझाए उनमें भी अगर कोई दिक्कत हो तो भी आप बता सकते हैं। अब हम आज क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। दूसरे में है आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। इसके शून्यक दे रखे हैं आपको। क्या दे रखे, शून्यक। पहला शून्यक 1/4 है, दूसरा -1। आपको क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। तो एक आदर्श द्विघात बहुपद है, वो क्या होता है, आदर्श द्विघात बहुपद होता है ax² + bx + c बराबर 0। तो इसमें हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, शून्यकों का योग दिया हुआ है, और एक शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। शून्यकों का योग है ये, और ये गुणनफल है। तो योग कितना है, 1/4। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है क्या, -b बटा a, 1/4। अगर हम तुलना करने पर b का मान हो जाएगा -1, a का मान हो जाएगा 4। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है -1। अब यहाँ देखो, और ये होता है क्या है, ये होता है c बटा a बराबर -1। अब a का मान तो कुछ है नहीं, और हमारे पास आगे a का मान 4 है, तो इसको 4/4 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा -4/4। अब a का मान कितना आ गया, 4, तो c का मान कितना आ गया, -4। c का मान भी कितना आ गया, a बराबर 4 आ गया, और c बराबर आ गया -4। आदर्श द्विघात समीकरण में इसके हम मान रख देंगे। द्विघात समीकरण में मान रखने पर ABC के मान रखने पर A का मान है 4x² प्लस B का मान कितना है, B का मान अभी आया हमारे पास, B का मान है -1, तो -1 रख देंगे x, प्लस C का मान भी कितना है, -4 बराबर 0। 4x², ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा x, और ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4।
बराबर 0। ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम।